दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पर काम क्यों नहीं करता है और अगर ट्रांसफार्मर में इनपुट में एसी सप्लाई की जगह डीसी सप्लाई दी जाए तो क्या होगा। यह टॉपिक प्रैक्टिकली तो बहुत कम काम आता है, लेकिन इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों को यह तो मालूम होता है कि ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई नहीं दी जाती है, लेकिन क्यों नहीं दी जाती और अगर दें तो क्या होगा, यह नहीं मालूम होता है। तो आज की इस वीडियो हम यही जानने वाले हैं, तो बने रहें वीडियो के अंत तक पूरी जानकारी के लिए। एक ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होता है जो इनपुट एसी सोर्स की फ्रिक्वेंसी में बिना परिवर्तन किए यह वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। ट्रांसफार्मर केवल एसी पर काम करता है, यह डीसी पर काम नहीं करता है। यह जानने के लिए कि अगर ट्रांसफार्मर को डीसी से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, चलिए एक एग्जाम्पल और कैलकुलेशन के माध्यम से समझते हैं। यह जानने से पहले सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि ट्रांसफार्मर को एसी सप्लाई देने पर यह कैसे काम करता है। इसके लिए मान लेते हैं कि हमने ट्रांसफार्मर को प्राइमरी साइड में 230 वोल्ट एसी दिया है और प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस 10 ओम है और इंडक्टेंस 0.4 हेनरी है और इनपुट वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड में करंट निकालते हैं, जिसका सूत्र होता है I बराबर V/Z, जहाँ पर Z इम्पीडेंस होता है। प्राइमरी करंट को निकालने के लिए हमको इम्पीडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको निकालने के लिए इसका सूत्र लिखते हैं, जो होता है R² + XL², इसका पूरे का अंडर रूट। यहाँ पर XL होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालने का सूत्र होता है 2πfL। इसमें वैल्यू को रखते हैं और इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद इंडक्टिव रिएक्टेंस आता है 125.67 ओम। इस इंडक्टिव रिएक्टेंस को इम्पीडेंस के फार्मूले में रखते हैं तो यह आता है 126.1 ओम। अब इस इम्पीडेंस को करंट के फार्मूले में रखते हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद 1.82 एम्पियर करंट आता है। यानी कि जब किसी ट्रांसफार्मर को 230 वोल्ट एसी से कनेक्ट करते हैं और उसके प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 10 ओम है और इंडक्टेंस 0.4 हेनरी है और इनपुट वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो प्राइमरी वाइंडिंग में 1.82 एम्पियर करंट फ्लो होगा। अब इसी ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से कनेक्ट करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि डीसी में फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, यानी कि F बराबर 0। इसलिए इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस XL निकालने पर XL बराबर 2πfL, क्योंकि डीसी वोल्टेज में फ्रिक्वेंसी 0 होती है, जिससे इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 आएगा। इस कंडीशन में ट्रांसफार्मर में केवल रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं होगा। अब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में करंट निकालें तो फार्मूला होगा I बराबर V/R। जैसा कि हमने प्राइमरी वाइंडिंग पर 230 वोल्ट वोल्टेज दिया है और उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। इसको रख के कैलकुलेट करेंगे तो I बराबर आएगा 23 एम्पियर। यानी कि जब ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो यह 23 एम्पियर लेगा और जब इसी ट्रांसफार्मर को एसी से कनेक्ट करेंगे तो यह 1.82 एम्पियर लेगा। अभी हमने जो कैलकुलेशन की है तो यह दिखाती है कि जब हम ट्रांसफार्मर को डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग पर बहुत अधिक करंट फ्लो करेगा, जिससे वाइंडिंग हीट अप हो जाएगी और बर्न हो जाएगी। जब प्राइमरी वाइंडिंग को डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग में स्थिर धारा फ्लो करती है, यानी कि कांस्टेंट करंट फ्लो करता है, जो कांस्टेंट फ्लक्स बनाती है, जिसके कारण बैक ईएमएफ नहीं बनता है और ना ही सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में ईएमएफ तभी इंड्यूस होता है जब इसमें अल्टरनेटिंग फ्लक्स बनता है और अल्टरनेटिंग फ्लक्स तभी बनता है जब इसमें एसी सप्लाई दिया जाता है। क्योंकि हमने ट्रांसफार्मर को डीसी से कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए प्राइमरी वाइंडिंग बहुत अधिक करंट ड्रा करती है, क्योंकि वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और डीसी की फ्रिक्वेंसी 0 होती है, जिसके कारण इंडक्टिव रिएक्टेंस भी 0 होता है। इस अधिक करंट के कारण प्राइमरी वाइंडिंग ओवरहीट हो जाती है और बर्न हो जाती है, या फिर फ्यूज या सर्किट ब्रेकर जल जाएंगे। अब अगर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के माध्यम से देखें तो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फार्मूला होता है E बराबर N/d∅dt। यहाँ पर D इंड्यूस्ड ईएमएफ है, N नंबर ऑफ टर्न होता है, d∅ बराबर होता है चेंज इन फ्लक्स और dt बराबर होता है चेंज इन टाइम। क्योंकि डीसी सप्लाई में करंट की दिशा एक समान रहती है, जिससे फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए d∅/dt बराबर होगा 0। इसलिए E बराबर भी 0 होगा, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा, यानी कि ट्रांसफार्मर में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। जैसा कि अभी हमने देखा कि डीसी वोल्टेज में फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, इसलिए इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं होगा।
इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं होगा तो जब हम डीसी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में कनेक्ट करेंगे तो प्राइमरी कॉइल में केवल रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं होगा, जिसके कारण प्राइमरी वाइंडिंग में बहुत अधिक करंट फ्लो होगा, जिसके कारण प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। और क्योंकि डीसी वोल्टेज कनेक्ट करने पर एसी के जैसे प्राइमरी वाइंडिंग में चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बनेगा, इससे प्राइमरी वाइंडिंग में कोई बैक ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा और ना ही सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई वोल्टेज उत्पन्न होगा। इसके बाद अगर बात करें कि किस स्थिति में हम ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दे सकते हैं, तो इसके लिए दो कंडीशन होती हैं। पहला, इनपुट में पल्सेटिंग डीसी दिया जाए। यह कॉन्सेप्ट एसएमपीएस, इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, में प्रयोग किया जाता है। दूसरी कंडीशन होती है हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद प्राइमरी वाइंडिंग, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग के सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ने से उसका रेजिस्टेंस बहुत अधिक हो जाएगा, जिससे करंट कम फ्लो होगा, जिससे कि वाइंडिंग जलेगी नहीं। लेकिन इसका भी कोई उपयोग नहीं है और इसमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलता।